अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। प्रीवियस क्लास में जो इसका चैप्टर टॉपिक हमने शुरू किया था वो मूवमेंट इन ह्यूमन हमने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि इंसानों में मूवमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ या सिंपल ज़बान में मसल्स। ये मस्कुलर टिश्यूज आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स की ये सलाहियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आपके बॉडी पार्ट में मूवमेंट पैदा होती है, और फिर आपके बॉडी में जो है वो मूवमेंट जो है वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से होती है। उसके बाद अब ये मूवमेंट कैसे होती है ये तो हम आज की क्लास में देखेंगे, लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने फिर इंसानों में पाए जाने वाले मसल्स की टाइप्स देखी थी। 3 मसल्स की टाइप होती हैं, एक स्केलेटन, दूसरा स्मूथ मसल्स और तीसरा कार्डियक मसल्स। आज की क्लास में हमने स्केलेटन मसल्स पर बात करनी है और ये देखना है कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे पैदा करती है। ठीक है, स्केलेटन मसल्स आपकी हड्डियों में मूवमेंट पैदा करती हैं, स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट पैदा करते हैं, और कार्डियक मसल्स जो हैं वो आपके दिल में जो है वो मूवमेंट पैदा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में स्केलेटन मसल्स पर। अच्छा, कल हमने आपको बताया, कल स्केलेटन मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मैंने आपको डिटेल दी थी कि स्केलेटन मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी, हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स को कहा जाता है जो आपकी बोन्स से अटैच होते हैं या आपकी बोन्स में मूवमेंट पैदा करते हैं। अच्छा, इनका कंट्रोल जो है वो वॉलेंट्री होता है, यानी हमारे कंट्रोल में होता है। दे आर सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट सेक्रिएशंस प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये स्केलेटन मसल्स है जी, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जी, स्केलेटन मसल्स हैं। स्केलेटन मसल्स के सेल्स को हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स फाइबर्स। लेकिन पहले, उससे पहले हम जरा ये देखते हैं कि हमारा ये स्केलेटन मसल्स हड्डियों को मूव कैसे करता है, और फिर ये देखेंगे कि हमारे स्केलेटन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है। पहले देखते हैं कि जी स्केलेटन मसल्स हमारी हड्डियों में मूवमेंट पैदा करता है। उसके लिए ये डायग्राम आपने देखनी है। ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ में मसल्स पाए जाते हैं, ये हड्डियों से मसल्स जुड़े हुए हैं। तो ये आपका स्केलेटन मसल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो मसल्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स ऐसे मसल्स को कहते हैं जो कि एक बात, पहली बात पेयर के अंदर होते हैं जी, और दूसरा अपोजिट वर्क करते हैं। पेयर की फॉर्म में होंगे और अपोजिट वर्क करेंगे, यानी दो ऐसे मसल्स का पेयर जो कि एक दूसरे से अपोजिट काम करता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स हो जाएगा, अगर एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे दो मसल्स जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, तो आपके हाथों में ये एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो ह्यूमरस हो गई, ये वाली हड्डी जो है आपकी ह्यूमरस है, या आपकी रेडियस अल्ना है। ठीक है, तब आप अगर अपनी डायग्राम में ह्यूमरस में देखें तो आपको दो मसल्स नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी, इसमें ऊपर वाले को हम जो है वो एक्सटेंसर कहते हैं, नीचे वाले को हम फ्लेक्सर कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मसल्स जो है वो हमारे हड्डियों से अटैच कैसे होते हैं। उसके लिए हमें जरा मसल्स के टाइप को देखना पड़ेगा। ये पूरा एक मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटन टिश्यू, ये वाला। अब इसमें ये जो बीच वाला पार्ट होता है जो आपको थोड़ा सा मोटा नजर आ रहा है, ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं बैली। ये बैली पार्ट कहलाता है। उसके बाद एक इसका ये एंड होता है, एक इसका ये एंड होता है। इन दोनों एंड्स में अगर आप देखें तो ये एंड जो है, ये वाला एंड, ये मूव नहीं करता, ये तो बस सिर्फ आपके मसल्स को हड्डी से ज्वाइन करके बैठा हुआ है, जबकि मूवमेंट इस वाले एंड में होती है। यहाँ से आपकी हड्डी इस हिस्से से मूव हो रही होती है। ठीक है, तो ये दो हिस्से होते हैं। ये वाला सिरा जो है, जो मूव नहीं कर रहा होता, सिर्फ फिक्स हुआ हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और जो हिस्सा आपके उस हड्डी से जुड़ा हुआ होता है जो मूवमेंट शो करेगी, उसको हम कहते हैं इंसर्शन। ठीक है जी, तो ये एक स्केलेटन मसल्स के 3 हिस्से हो गए जी आपके। बीच वाला स्वेलिंग पार्ट जो है वो बैली कहलाता है, फिर ऊपर वाला जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो ओरिजिन कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो इंसर्शन कहलाता है।
सिमिलरली ये यहाँ पर भी मामला होगा, ये वाला मसल जो है ये आपका दूसरा मसल है एंटागोनिस्टिक मसल्स का, इसमें बीच वाला हिस्सा जो है वो बैली होगा, ये हिस्सा ओरिजिन होगा और ये हिस्सा जो है वो इंसर्शन होगा। अब होता क्या है जी, आपने देखा होगा कि आपके स्केलेटन मसल्स, हाथ में जो आपके स्केलेटन मसल्स लगे हुए हैं, पहली बात है ये एंटागोनिस्टिक मसल्स है पेयर की सूरत में, एक ऊपर वाला जो है वो बाइसेप लिखा हुआ है जी, और नीचे वाले को हमने ट्राइसेप का नाम दिया हुआ है। दूसरी बात कि इन मसल्स में आपका ओरिजिन ये रहा और इंसर्शन जो है आपका नीचे रेडियस और अल्ना से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है जी, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स। लेट सपोज कि जी बाइसेप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें पता है जी, हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शॉर्ट होता है और थिक हो जाता है, यानी छोटा हो जाएगा साइज में, शॉर्ट हो जाएगा और थिक हो जाता है, मोटा। इस डायग्राम में आपको देखें ये इस वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया जी, शॉर्ट हो गया साइज में और ये मोटा हो गया, तो मोटा हुआ हुआ नजर आ रहा है। और जब ये शॉर्ट होगा तो ये यहाँ पर आपकी इस हड्डी को पुल कर लेगा, ऐसे पुल कर लेगा और आपका हाथ फोल्ड हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइसेप जो है यानी दूसरा वाला ये रिलैक्स होता है, और जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वो लॉन्ग हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं, पतले। तो ये ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स किया है, लिहाजा ये लंबा हो गया और पतला हो गया। अब जब ये लंबा होगा तो ये आपके इस हड्डी को जाने देगा, ठीक है। तो आपकी जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका हाथ ऐसे मूव कर रहा है और रिलैक्स जो ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स होकर आपके हाथ को जाने देंगे। अब इसी तरीके से अब उसके बाद अगर आपने हाथ को दोबारा मूव करना है तो अब आप क्या करोगे, अब आप ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इसका साइज छोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी और ये आपकी हड्डी को पुल कर रहा है, ठीक है, पुल करेगा। जबकि बाइसेप जो है वो रिलैक्स होगी और ये आपकी हड्डी को जाने देगी, जिससे आपका हाथ ऐसे मूव करके सीधा हो जाएगा। तो ये आपके स्केलेटन मसल्स का मूवमेंट का मैकेनिज्म हो गया कि आपके स्केलेटन मसल्स किस तरह आपके हाथ में मूवमेंट पैदा करते हैं। आपके स्केलेटन मसल्स हाथ के अंदर मूवमेंट जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। अब जरा स्केलेटन मसल्स के डीप स्ट्रक्चर को देखते हैं और ये देखते हैं कि स्केलेटन मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, आपका हाथ फोल्ड हो जाएगा। जब बाइसेप रिलैक्स करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा रिलैक्स। अब सवाल ये पैदा होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते कैसे हैं? उसके लिए हमें जरा पहले टिश्यू लेवल को देखते हैं जी। ये हमारे पास स्केलेटन मसल्स है, ये हमारे पास स्केलेटन मसल्स की डायग्राम है। कल हमने आपको बात की थी कि इनके जो मसल फाइबर है ब्रांच नहीं होते, और अभी इसका जो है हम मसल फाइबर देख लेते हैं। तो हम जानते हैं जी कि हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स को हम कहते हैं मसल फाइबर। सो स्केलेटल मसल्स का जो सेल होगा उसको हम कहेंगे स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर। इस वक्त जो आपके सामने मैंने डायग्राम में टिश्यू बनाया हुआ है स्केलेटल मसल्स का, उसमें तकरीबन 7 मसल फाइबर हैं। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 स्केलेटल मसल फाइबर से मिलाकर मैंने ये स्केलेटल मसल बनाया हुआ है। तो एक को ले लेते हैं जरा। तो ये आपका एक स्केलेटल मसल फाइबर आ गया, ये एक स्केलेटल मसल फाइबर है, ठीक है। तो ये इतने सारों में से समझ लें आप मैंने ये वाला ले लिया। तो अब ये मैं टिश्यू से सेल के लेवल पर चला गया। मैंने स्केलेटल मसल लिया, उसके अंदर 7 स्केलेटल मसल फाइबर थे, उनमें से मैंने एक निकाल लिया। अब स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में कल हमने बात की थी कि इनका शेप सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, एक बात। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक एक मसल फाइबर के अंदर। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर सेट्रिएशंस होती हैं, यानी कि आपको एक लाइट लाइन नजर आएगी, फिर एक डार्क लाइन, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था कि ये अनब्रांच होती है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं होती। तो अनब्रांच तो आप यहाँ देख लें, इस डायग्राम में आपको ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर नहीं आ रही। बाकी सिलेंड्रिकल शेप आपको नजर आ रहा होगा, देखे जी, ये देखें, ये गोल हो गया और ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप हो रहा है। तो सिलेंड्रिकल शेप भी नजर आ रहा है आपको इस स्केलेटन मसल फाइबर का। मल्टी न्यूक्लिएट भी नजर आ रहे हैं जी, 3 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3। अभी मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट के दिखाया और 3 न्यूक्लियस है उसमें।
तो मल्टी न्यूक्लिएट भी नजर आ रहा है। सेट्रिएशंस ये देखें जी, ये डार्क है, फिर ये लाइट लाइन, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क। तो हाँ जी, सेट्रिएशंस भी नजर आ रही है जी, लाइट डार्क जो है आपको इसमें बैंड्स नजर आ रहे हैं, और अनब्रांच होती है वो तो आपने ऊपर देख लिया। तो हमने स्केलेटन मसल्स लिया जो कि बहुत सारे स्केलेटन मसल फाइबर से मिलके बना हुआ होता है, हमने उसमें से एक स्केलेटन मसल फाइबर निकाल दिया। एक स्केलेटन मसल फाइबर सिलेंडर शेप का होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट्स होते हैं, और उसमें आपको सेट्रिएशंस यानी कि लाइट डार्क ऑल्टरनेट बैंड्स नजर आते हैं, अनब्रांच होती है। अब ये बिल्कुल एक सेल की तरह होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी जो है ये वाली जो आप नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मसल्स की सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सर्कोलीमा। ये तो हमारे पास ये जो आपको इस स्केलेटल मसल फाइबर में ये जो आउटर कवरिंग नजर आ रही है जिसने आपके मसल्स को पैक किया हुआ है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई जिसको हम कहते हैं सर्कोलीमा। उसके बाद हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड टाइप का जो है विस्कोस फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सिमिलरली मसल फाइबर के अंदर जो सर्कोलीमा होती है उसके अंदर फ्लूइड टाइप का विस्कोस साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, लेकिन मसल्स के साइटोप्लाज्म को एक अलहदा नाम देते हैं सर्कोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, जैसे आपके सेल्स होते हैं ना कि ये उसकी मेम्ब्रेन होती है, इसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन, और ये उसका साइटोप्लाज्म होता है। स्केलेटल मसल में भी यही है, बस फर्क ये है कि हम इस मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा कह रहे हैं और इस अंदर जेली लाइक साइटोप्लाज्म को हम सर्कोप्लाज्म कह रहे हैं। तो इस स्केलेटन मसल फाइबर में आपको ये आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये सर्कोलीमा हो गई, और ये सारा जो आपको फ्लूइड टाइप का रीजन नजर आ रहा है जिसमें ये आपको रेड 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 डॉट डॉट से नजर आ रहा है, ये सारा कहलाता है सर्कोप्लाज्म। उसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे जी, एक येरा न्यूक्लियस, एक येरा न्यूक्लियस, एक येरा न्यूक्लियस। सेट्रिएशंस मिलेंगे, उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और तमाम ऑर्गेनल्स मिलेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा, ये देखें, ठीक है जी, ये रहा, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ रेड, ये रहा जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा, ठीक है, लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक मसल फाइबर में अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपके पास इस स्केलेटन मसल फाइबर में तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक नॉर्मल वर्किंग सेल में होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनल होते हैं। लेकिन यहाँ जो मसल फाइबर में काम के हैं, एक तो वो न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि मसल फाइबर का काम बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालना। मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के दौरान अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, अभी आप देखेंगे। तो अब चूंकि इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इन्होंने अपने अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ होता है ताकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसी तरह इनके पास जो है वो ग्लाइकोजिन भी मौजूद होते हैं, ग्लाइकोजिन स्टोरेज हुई भी होती है, ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स पाए जाते हैं जी, ग्लाइकोजिन ग्लूकोज की पॉलीमर होती है ताकि इनके पास फूड की भी कमी ना हो। ठीक है जी, इन्होंने फूड की कमी कैसे पूरी करी है, इन्होंने ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्टोर किया हुआ है, अच्छी खासी फूड को ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स की सूरत में ये स्टोर कर लेते हैं ताकि इनके पास फूड की कमी भी नहीं हो। और उसके बाद इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, ये एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट का कलर रेड होता है, इसी वजह से आपको मसल फाइबर जो है वो रेड कलर का नजर आता है। और इस मायोग्लोबिन की एबिलिटी होती है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, अच्छी खासी ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी इस मायोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो मायोग्लोबिन ही वो रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये रेड कलर के नजर आते हैं। मायोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। इससे क्या होगा, आपके जो स्केलेटन मसल फाइबर है उसमें ठीक ठाक ऑक्सीजन जमा हो गई, फिर ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स की सूरत के अंदर इसने अपने अंदर जो है बहुत सारा फूड स्टोर कर लिया, और अच्छे खासे माइटोकॉन्ड्रिया को इसने अपने अंदर बनाया हुआ है ताकि ये इन फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करे, अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये। वजह क्या है, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इसका जो फंक्शन होता है उसमें इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
सो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजिन और मायोग्लोबिन की अच्छी खासी कंसंट्रेशन पाई जाती है। बाकी इसके जो इसका जो लेयर होती है यानी सेल मेम्ब्रेन, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, सर्कोलीमा। इसके जो प्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, सर्कोप्लाज्म। इसी तरह इसके पास अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जाल बिछा हुआ होता है और उसको हम कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, लेकिन मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। सो ये एक स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया। सिलेंड्रिकल शेप होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनमें सेट्रिएशंस मिलती हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है यानी अनब्रांच होती हैं। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है जिसको आप कहते हो सर्कोलिमा। अंदर इसके एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप कहते हो सर्कोप्लाज्म। उस फ्लूइड में आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स की शक्ल में आपको फूड स्टोर मिलेगा और मायोग्लोबिन की सूरत में आपको एक रेड कलर का पिगमेंट मिलता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। ये सारे इसलिए होते हैं ताकि इसके पास अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसने अपने पास अच्छा खाना भी स्टोर किया हुआ है, ऑक्सीजन भी स्टोर की हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाया हुआ ताकि ये अच्छे खासे एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट कर सके। उसके अलावा इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। सो ये एक स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद अब जरा यहाँ से थोड़ी सी मैं डायग्राम को रब करता हूँ। अब उसके बाद आप एक और चीज देख रहे होंगे कि आपके पास ये स्केलेटन मसल फाइबर में ये छोटे छोटे से कुछ डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है आपको? ये देखें, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। आपने झाड़ू देखी होगी, घरों में हमारे पास झाड़ू होती है जी, ऐसी एक झाड़ू सी होती है जिससे हम लोग जो है वो हमारे घर में झाड़ुएं दी जाती हैं। तो अगर आप इस हिस्से को गौर से देखें झाड़ू के, तो बहुत सारे तिनके ऐसे गोल डॉट 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 की सूरत में आपको नजर आ रहे होते हैं। वो असल में डॉट नहीं होते। यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट नजर आ रहे होते हैं ना, वो असल में डॉट नहीं होते, वो ऐसे लंबे लंबे फाइबर होते हैं जो आपने यहाँ एंटर किए हुए होते हैं और उनका सिर्फ आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है। यहाँ से पकड़ के इनको खींचे तो पूरा फाइबर बाहर आ जाएगा, पूरा तिनका बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा ही मामला मैं यहाँ मिटा देता हूँ। बिल्कुल झाड़ू की तरह का मामला है आपके पास यहाँ पर भी। ये एक्चुअल में जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये कोई खाली गोल गोल नुक्ते नहीं है, ये असल में लंबे लंबे, ये देखें लंबे लंबे फाइबर हैं। इनका मैं अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, ये रहा, ऐसे एक लंबे लंबे फाइबर हैं। इन फाइबर्स को आप कहते हो मायोफाइब्रिल्स। बहुत सारे फाइबर हैं ये साइटोप्लाज्म में ऐसे लंबाई के अंदर हॉरिजॉन्टली एंटर हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये एक स्केलेटन मसल फाइबर है, ये एक स्केलेटन मसल फाइबर है, इसमें बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो ऐसे एंटर हुए हैं। ये प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं, अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये और यही असल है जो मूवमेंट पैदा करते हैं। ये ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल अंदर इसमें जो है ना एंटर हुए हैं। तो अब इनमें से एक निकाल लेते हैं और उसका स्टडी कर लेते हैं। तो हम इसको खींचते हैं जी, हमने ये पुल किया, ये अच्छे खासे हमने मायोफाइब्रिल्स को बाहर निकाला और इनमें से हमने एक को पकड़ के अब इसका अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इनको, इन लंबे लंबे फिलामेंट्स को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। तो अब मायोफाइब्रिल को देख लेते हैं जी। एक मायोफाइब्रिल आ गया। अब मायोफाइब्रिल जो है वो ऐसा लंबा सा होता है और इसमें दो तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये ही वो असल चीज है जिनकी वजह से आपके वो जो सेटुएशन है ना, लाइट डार्क, ये आप देख रहे हो, ये डार्क है जी, उसके बाद ये लाइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये लाइट है। ये जो सेटुएशंस आ रही हैं ये असल में इसी वजह से आ रही हैं कि ये जो आपके मायोफिलामेंट्स है ना, इनमें कुछ फिलामेंट्स हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स। उनकी अरेंजमेंट ऐसी हुई हुई है कि कुछ जगहों पे वो डार्क बन रहे हैं, कुछ जगहों पे वो लाइट बन रहा है। तो पहले वो मायोफिलामेंट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे उस पर फर्दर। सो ये एक मायोफिलामेंट है, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ इसकी ब्लैक से, दैट इज अ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ठीक है जी। तो अब हम एक मायोफाइब्रिल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, ये वाला मायोफाइब्रिल जो हमने बाहर निकाला था। अब मायोफाइब्रिल को अगर हम देखें तो मायोफाइब्रिल में दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, दो तरह के। एक कहलाता है थिन, थिन मायोफिलामेंट, बल्कि ये लिखा हुआ तो है, ये रहा। एक कहलाता है थिन मायोफिलामेंट, प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे। थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट जो है
वो तीन तरह के प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक होता है एक्टिन, ठीक है जी, एक होता है एक्टिन, उसके बाद एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो थिन फिलामेंट होता है, थिन का मतलब ये पतला होगा, फिलामेंट का मतलब लंबा सा होगा। तो आप देखें जी, आपको डायग्राम में जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू डायग्राम, ब्लू कलर जो मैं अभी ये मिटा दूंगा जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप अपनी डायग्राम में देखें तो ये आपको जो ब्लू ब्लू लाइंस नजर आ रही है ना, दिस इज द मायोफिलामेंट। ये पतले होते हैं इसलिए इनका नाम क्या है, थिन मायोफिलामेंट। और इसमें तीन तरह का प्रोटीन है, एक एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जबकि दूसरा मायोफाइब्रिल में जो दूसरा प्रोटीन होता है, दूसरा सॉरी फिलामेंट होता है, उसको हम कहते हैं थिक मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट। तो ये जो फाइब्रिल निकला है मायोफाइब्रिल, ये खुद लंबा सा है और इसके अंदर मजीद फिलामेंट्स है, देख रहे हो आप। अब ये जो थिक मायोफिलामेंट होता है, इसमें खाली एक ही किस्म का प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं मायोसिन। इसमें खाली एक ही किस्म का प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं मायोसिन, लेकिन ये भी अच्छा खासा मोटा होता है, लिहाजा ये आपको जरा मोटा नजर आ रहा होता है। तो इस डायग्राम में आपको ये जो जितने रेड रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, यहाँ पर ये सारे कौन से हैं जी, ये थिक मायोफिलामेंट है। यानी कि अगर आप अपने अब जरा थोड़ा सा यहाँ तक समराइज करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने मसल टिश्यू को देखें तो ये हमारा मसल टिश्यू है, ये लंबे लंबे, इनमें से एक को पकड़ के निकाल लें तो ये हो जाता है हमारा सेल, स्केलेटन मसल फाइबर। इसके अंदर झांका तो हमें नजर आया जी, इसके अंदर भी लंबे लंबे से फिलामेंट है, ये वाले, उनको हमने क्या नाम दिया, मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल को निकाला तो पता चला मायोफाइब्रिल में भी बड़े बड़े लंबे लंबे से लेकिन मोटे और पतले फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो फिलामेंट के अंदर फिलामेंट, फिलामेंट के अंदर फिलामेंट। बोटियां खाते हो, देखते हो ना, ये बोटियां गोश्त आप देखते हो, उसके अंदर यही मामला होता है। तो ये आपके पास समझ लो, ये आपके पास स्केलेटन मसल्स था। अब जब आपने इसको काटा तो पता चला जी, ये आपने इसको काटा सपोज करें यहाँ से, तो पता चला इसमें ऐसे जो है ये स्केलेटन मसल्स फाइबर है, ये स्केलेटन मसल फाइबर से बना हुआ है। अब आपने एक निकाल लिया जी, या आपने एक स्केलेटन मसल फाइबर निकाला तो ये आपके पास स्केलेटन मसल फाइबर आ गया। इसमें आपने देखा बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सेट्रिएशन हैं, और आपको यहाँ कुछ नुक्ते नुक्ते नजर आए। आपने पकड़ के खींचा तो पता चला ये भी एक लंबा सा फिलामेंट है, इसका नाम है मायोफाइब्रिल। फिर आपने एक मायोफाइब्रिल निकाला और उसको जब आपने देखा तो वो भी आपको एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का नजर आ रहा है, और उसमें भी आपके पास कुछ मोटे, ये मोटे वाले फिलामेंट्स हैं, ये मोटे वाले फिलामेंट्स हैं, और कुछ पतले वाले नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। लेकिन अरेंजमेंट इनकी बड़ी खास हुई भी है, देख लो आप डायग्राम में। तो ये चीज है जी, स्केलेटल मसल्स के अंदर सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। फिर स्केलेटल मसल फाइबर में सिलेंड्रिकल शेप के फिलामेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। फिर मायोफाइब्रिल में लंबे लंबे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं, एक कहलाता है थिन, एक कहलाता है थिक। थिन पतला, थिक मोटा। थिन में कौन कौन से प्रोटीन है और थिक में कौन कौन से प्रोटीन है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये जो हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स, ये हमारे मायोफाइब्रिल में बड़े खास तरीके से अरेंज हुए हैं। आप देखें, पहले आप देखें जी ऐसे बड़ी बड़ी ये जो है ना थिक फिलामेंट अरेंज हुआ हुआ है सारा एक ही लाइन के अंदर, ये थिक फिलामेंट अरेंज हुआ हुआ है। फिर थोड़े गैप के साथ थिक फिलामेंट अरेंज हुआ हुआ है। मैं जरा तो सिंपल ही रखता हूँ अपने लिए, इतने सारे बनाने के बजाय दो तीन ही बनाता हूँ। अब इनके जरा अरेंजमेंट देखें जी हम साइड में, तो ये हमारे पास एक थिक फिलामेंट है, बिल्कुल उसके नीचे सेम साइज का एक और थिक फिलामेंट है, फिर सेम साइज का एक और थिक फिलामेंट है। एक खास गैप के बाद फिर दोबारा एक थिक फिलामेंट है, फिर दोबारा एक थिक फिलामेंट है, फिर दोबारा एक थिक फिलामेंट है, और इनके बीच में आपको मिल रहे हैं जी थिन फिलामेंट। वो ऐसे अरेंज हुए हैं, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, इसी तरह ये एक थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, और ये सारे थिन फिलामेंट आपस में ऐसे कनेक्टेड हुए हैं। ये ऐसे कनेक्टेड हुए हैं। ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। बस यहाँ पर हमने सीधी लाइन बनाई है, यहाँ जरा आड़ी टेढ़ी सी है, ठीक है। तो मैं जरा दोबारा बना दूं, आसान हो जाएगा आपके लिए डायग्राम बनाना। अब जरा हम जरा ज्यादा ले लेते हैं,
तो है क्या जी, देखें ऐसे, ये एक थिक फिलामेंट एक लाइन में आ गया, 1 2 3 4, फिर एक और थिक फिलामेंट आ गया, कुछ टाइम बाद एक और थिक फिलामेंट का पूरा एक सीक्वेंस आ गया, फिर एक और थिक फिलामेंट का सीक्वेंस आ गया ऐसे, फिर और एक थिक फिलामेंट का, ऐसे बहुत सारे खास रेगुलर इंटरवल के बाद आपको थिक फिलामेंट्स अरेंज हुए हैं। और इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, इनके बीच में आपको थिन फिलामेंट मिलेगा। तो थिन फिलामेंट जो है वो, ये कहाँ चला गया मैं, हाँ यहाँ पे। अब थिन फिलामेंट आपको इनके बीच में मिलेगा जी, यहाँ से इनके हाफ तक आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ से बना है ना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है जी। अब मैं तो खैर इसमें देखें एक ऑल्टरनेट है, ये एक लाइन ऊपर है, एक लाइन ऊपर है, फिर इनके बीच में, लेकिन मैं अगर अपने लिए सिंपल कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे ये थिक फिलामेंट्स आपके पास जो है ना, थिन फिलामेंट्स अरेंज हुए हैं। तो अब हम डायग्राम ही की तरफ फोकस कर लेते हैं जी, क्योंकि अब हमें उसका मैकेनिज्म भी समझना है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये आ गया जी एक मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में आपको फिलामेंट्स मिलते हैं जी, प्रोटीन से बने हुए, जिनको आप कहते हो मायोफिलामेंट्स। दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, एक जरा पतले होते हैं उनको आप कहते हो थिन, और एक जरा मोटे होते हैं उनको आप कहते हो थिक। अब जब इनकी अरेंजमेंट हुई भी होती है तो आपको क्या नजर आता है जी, एक तरफ बहुत सारे आपको जो है वो एक हिस्से में, यानी इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, इस हिस्से में सारे आपको जो है वो ज्यादातर थिक फिलामेंट्स नजर आएंगे। तो ये आपको अल्टीमेटली डार्क कलर का नजर आता है, ये आपकी वो सैचुरेशन की डार्क लाइन, डार्क बैंड बन रहा होता है, ये वाला। अगर आप इसमें देखें ना, ये वाला हिस्सा, ये वो हिस्सा है जी जहाँ पे सारे थिक फिलामेंट आए हैं, डार्क सैचुरेशन। उसके बाद एक हिस्सा आपको, मैं इस हिस्से की बात करूं, ये हिस्सा आपको ऐसा नजर आ रहा है जी, यहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट ही नजर आ रहा है, ये आपका लाइट रीजन हो जाता है, यानी कि ये वाला, ठीक है ऐसे। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक ये यहाँ पर ऐसे, यार यहाँ आपके पास ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट है, यहाँ आपके पास ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट है, इस वजह से ये डार्क बन गया। और थिन फिलामेंट आपको कहाँ का मिल रहा है जी, यहाँ पर आपके थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स है आपके, इनके बीच से शुरू हो रहे हैं, इसी तरह इनके बीच में से शुरू हो रहे हैं ये, और फिर ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपका हिस्सा जो है वो लाइट आ गया, ठीक है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके थिक और थिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे नाम का बात करते हैं। तो ये जो आपको, जहाँ पे आपको थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं डार्क बैंड, जहाँ पर आपको थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं लाइट बैंड। अच्छा, डार्क बैंड के बीच में एक लाइन होती है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं एम लाइन। इसी तरीके से आपको लाइट बैंड के बीच में भी एक लाइन नजर आएगी, इसको हम कहते हैं जेड लाइन। तो एक ये जेड लाइन हो गई, एक ये जेड लाइन हो गई, ठीक है। दो जेड लाइंस के बीच में ये एक जेड लाइन हो गई, और एक ये दूसरी जेड लाइन हो गई। दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा कहलाता है सार्कोमेयर, ठीक है। तो बस ये जहन में रख लिएगा। अब नीचे आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। अब ये हमने जो है सिंपल से ही उसको लाइट और डार्क बैंड बना दिया जी। सबसे पहले ये आपके पास आ गया थिक फिलामेंट, ये आपके पास थिक फिलामेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट, और जो ब्लू से बना हुआ है वो आपके पास थिन फिलामेंट है। यानी ये आपके पास क्या है, थिक फिलामेंट है, और ये आपके पास क्या है जी, थिन फिलामेंट है, थिन। अब थिक फिलामेंट के बीच में जो लाइन होती है आप जानते हो, उसको आप कहते हो एम लाइन। तो ये आपके थिक फिलामेंट के बीच की लाइन हो गई, ये हो गई एम लाइन। इसी तरीके से थिन फिलामेंट्स के बीच में जो आपको लाइन मिलती है उसको आप कहते हो जेड लाइन। तो एक ये जेड लाइन हो गई, एक ये जेड लाइन हो गई, ठीक है। ये यहाँ की लाइन जो मैंने आपको बताई है। तो ये थिक के बीच की लाइन है, इसको आप रिलैक्स छोड़ें, यहाँ पे लिख दें आप एम लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। बाकी आपके पास ये ना, ये थिक फिलामेंट हो गया और वो थिन फिलामेंट हो गया। अब होता क्या है, ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेट था लेकिन हमने समझा। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ तक स्ट्रक्चर। ये आपके पास स्केलेटन मसल टिश्यू है पूरा, बहुत सारे लंबे लंबे स्केलेटन मसल फाइबर यानी कि मसल सेल से बना हुआ होता है। एक इसमें से निकाला तो हमें जो स्केलेटन मसल फाइबर है वो सिलेंड्रिकल शेप का निकला। सिलेंड्रिकल शेप है उसका, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा, उसके साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म,
उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाइकोजेनिक पार्टिकल्स है, मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है, और लंबे लंबे फिलामेंट्स है जिनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। फिर उसके बाद जब हम मायोफाइब्रिल को निकालते हैं तो हमें पता चला कि मायोफाइब्रिल जो है वो दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, उन दोनों को हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। अब उनमें से एक होता है थोड़ा मोटा, एक होता है थोड़ा पतला। ठीक है, एक होता है थोड़ा मोटा, एक होता है थोड़ा पतला। तो मोटे वाले में जो यानी कि थिक वाले को, जो मोटा होता है उसको हम कहते हैं थिक मायोफिलामेंट। उसमें जो प्रोटीन है उसको आप कहते हो मायोसिन, वो मायोसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। जबकि जो पतला वाला मायोफिलामेंट होता है, थिक मायोफिलामेंट, उसमें तीन प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे हुई भी है कि आपके पास ये थिक फिलामेंट्स पहले ऐसे आपके पास अरेंज हुए भी होते हैं, मजा आता है मुझे डायग्राम बनाने में। या आपके पास थिक फिलामेंट्स अरेंज हुए हैं, फिर आपको यहाँ पर एक थिक फिलामेंट मिलेंगे, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया मेरे ऊपर वाले में, चले खैर, ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और बनाना पड़ेगा हमें, ये बना लेते हैं जी। ठीक है जी, बैंड्स दिखाना है मुझे असल में दोबारा आपको। और ये तुम्हारे यानी कि थिक फिलामेंट्स की अरेंजमेंट हो गई। अब ये थिन फिलामेंट्स आ गए आपके, ये थिन फिलामेंट्स आ गए, ऐसे ऐसे अरेंज हुए होते हैं, ये आपके थिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये फिर आपके पास ये जो है ऐसे आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने खैर शॉर्ट लाइन बनाई थी ना, ये मैं उसको मैच कर देता हूँ। ये है जी ब्लू वाले थिन, रेड वाले थिक। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे जरा इसको मिटा के यहाँ से आपको दोबारा बैंड दिखा देता हूँ। तो अब उसके बाद जो है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या नाम रखे हुए हैं, ये जो रीजन होता है जहां हमें ये सारे डार्क वाले, सॉरी, मोटे वाले थिक फिलामेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, इस रीजन को हम कहते हैं डार्क रीजन। जहां पर आपको ये सारे थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, इस रीजन को हम कहते हैं लाइट बैंड। ठीक है, तो लाइट बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, ये वही है आपको जो सैचुरेशन की सूरत में नजर आता है। डार्क बैंड में आपको एक ऐसे बीच में लाइन नजर आ रही होती है, इस लाइन को आप कहते हैं एम लाइन। सिमिलरली लाइट बैंड में भी आपको एक लाइन नजर आ रही होती है, इसको आप कहते हैं जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में, यानी एक ये जेड लाइन, एक ये जेड लाइन, इस हिस्से को आप कहते हो सार्कोमेयर। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो है, ये हो गया डार्क बैंड। ठीक है, यानी कि ए बैंड। अच्छा, डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारे पास डार्क बैंड, इसको हम ए बैंड भी कहते हैं। ये हमारे पास हो गया लाइट बैंड, इसको हम आई बैंड भी कहते हैं। डार्क बैंड में एक लाइन होती है बीच में ऐसे, उसको आप कहते हो एम लाइन। और लाइट बैंड में भी एक लाइन होती है, इसको आप कहते हैं जेड लाइन। एक ये जेड लाइन हो गई, एक ये आपकी जेड लाइन हो गई, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है वो सार्कोमियर कहलाता है। ठीक है, ये आप नाम जरा याद रख लेगा, इसी में कंफ्यूजन होती है। तो अब मैं नाम पर बात नहीं करूंगा, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। लेकिन उस मॉडल को पढ़ने से पहले क्रॉस ब्रिजेस के हवाले से भी बात हो जाए, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आपका जो थिक फिलामेंट है, इसमें आपको ये देखें कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं, ये ऐसे होते हैं जी, ये आपके पास थिक फिलामेंट है। ठीक है, ऐसे एक मुंह सा निकला हुआ होता है, इस मुंह को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। एक नहीं है, मैंने तो खैर एक बनाई है, लेकिन यहाँ देखो आप काफी नजर आ रहे हैं, इनको आप कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ये बड़े काम के हैं, देखो ये नजर आ रहा है आपको, ये रहा, ये बड़े काम के होते हैं, तो इनको आप क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, ये जरा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म जो होता है मूवमेंट का, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक, स्लाइडिंग का मतलब होता है घसीटना फिलामेंट का। इस मॉडल के मुताबिक जब आपके मसल्स को मूव करना होता है, जब आपके मसल्स को मूव करना होता है, तो ये जो आपके पास ये जो थिक फिलामेंट है, इसका क्रॉस ब्रिज, इसका क्रॉस ब्रिज आपके इस एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे थिन फिलामेंट के साथ जुड़ जाएगा। फिर जैसे आप कश्ती पानी में, आप जो है कश्ती चलाने के लिए आप पानी में एक डंडी डालते हैं और फिर पानी को पीछे करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अब ये जो है ऐसे ये जो क्रॉस ब्रिज जुड़ जाएगा, तो अब ये क्रॉस ब्रिज इस तरफ मूव करेगा, जिससे अब चूंकि ये जुड़ा हुआ है तो आपका ये जो थिन फिलामेंट है ये इस तरफ मूव करेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, ये आपके पास है थिन फिलामेंट और ये आपके पास है थिक फिलामेंट।
ठीक है जी, ये थिक है और ये थिन है। क्या होता है जी, जब मूवमेंट होनी होती है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये आपके थिक का क्रॉस ब्रिज जो है वो थिन फिलामेंट के साथ जुड़ जाएगा और फिर ऐसे मूव करेगा। जाहिर बात है ये जुड़ा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं और अब ये आपका ऐसे पीछे की तरफ मूव करेगा, तो आपका ये जो थिन फिलामेंट है पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। तो अब ये थिक फिलामेंट आ गया, ये पीछे की तरफ आपका जो है वो थिन फिलामेंट स्लाइड कर गया और ये आपका जो है ना क्रॉस ब्रिज वो ऐसे हो गया, ऐसे। समझ आई बात? तो ये ऐसे मूवमेंट होती है, इस मॉडल को हम कह रहे होते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। क्या आपका जो थिक फिलामेंट है उसका क्रॉस ब्रिज जो है वो सबसे पहले अटैच होता है थिन फिलामेंट के साथ, फिर क्रॉस ब्रिज जो है वो एक पावर स्ट्रोक लेता है, यानी पीछे की तरफ मोड़ता है, जिससे आपका थिन फिलामेंट जो है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर यह वापस छूट जाता है, ये वापस छूट जाएगा। अब आपका थिन फिलामेंट इस पोजीशन पे आ गया, थिक फिलामेंट वहीं पर मौजूद है और ये वापस सीधा होके एक नई पोजीशन के साथ बाउंड बना लेगा, इधर से जुड़ जाएगा और फिर दोबारा एक पावर स्ट्रोक लेके आपकी स्लाइड को पीछे मोड़ता है। इस डायग्राम को देख लें, ये देखो, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ये क्रॉस ब्रिज है। अब क्रॉस ब्रिज देखें, एक्टिन के साथ पहले जुड़ गया और फिर ऐसे पीछे की तरफ मूव हुआ, जिससे क्या हुआ, स्लाइड आगे की तरफ मूव हुआ, फिर दोबारा वापस रिलीज हो गया और फिर दोबारा सीधा होके एक नया बाउंड बनाएगा, दोबारा आपका जुड़ेगा, फिर पीछे पावर स्ट्रोक लेगा और आपका स्लाइड पीछे की तरफ मूव होगा। तो इस मॉडल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है जी। सो आई थिंक यहाँ तक ही काफी हैवी हो गया है। अब ये यहाँ तक अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज हमने जो है वो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर देखा है और हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की बात कर ली कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होता है। बस अब ये देखना है कि इसका मैकेनिज्म जो है उसमें कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग कैसे होती है, यानी कि क्यों ये आपका जो ये क्रॉस ब्रिज है, जब आपके दिमाग से इम्पल्स आएगा तभी ये बॉन्ड बनाता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि ये पूरा ये बॉन्डिंग होना, बॉन्डिंग रिलीज होना, ये सब कैसे होता है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। सारे टॉपिक को आप एक नज़र दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।